चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 का एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर का मतलब तो हमें पता है कि यहाँ पर दो इक्वेशंस हमको पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वे इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, ठीक है 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर फिर दिया गया है 2 वेरिएबल्स में पढ़ना है। वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर पहले 9th में पढ़कर क्या है, सिंगल वेरिएबल से x दिया था, अब यहाँ पर x के साथ साथ y भी वेरिएबल दिया जाएगा। ये 2 वेरिएबल पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी। अब सबसे पहले इनके टर्म्स को देखते हैं। इस चैप्टर का मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले इक्वेशन की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। इक्वेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है, इक्वेशन की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। इक्वेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड एन इक्वेशन, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तब हम उसे क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो अगर हम इक्वल टू ज़ीरो रख दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इक्वेशन में हमारे पास कई टाइप्स की इक्वेशन होती है। अगर हम उनके ऑर्डर पे देखें, उनके ऑर्डर को अगर हम देखेंगे तो कई टाइप की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सबसे पहली क्या मिलेगी हमको, लीनियर मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, क्यूबिक आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, क्यूबिक आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे भी पावर्स अगर बढ़ती रहेंगी तो इक्वेशंस क्या होगी, बढ़ती है। अब लीनियर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, मतलब x प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो गया। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यूबिक का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास कुछ बाई नेम टाइप्स ऑफ इक्वेशन है। इसके बाद अगर हमारे पास जो है पावर बढ़ती जाएगी तो इसी तरीके से हम ऑर्डर के हिसाब से पढ़ते जाएंगे, या फिर उनके भी नेम होते हैं लेकिन नेम इतने याद हम लोग नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाएगी हमारे पास पेंटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर पावर 6 होगी। इसमें पेंटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इसमें पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। वेरिएबल की पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, पेंटिक कहलाती है। इसी तरीके से हेक्सिक होगी, डेकिक होगी, आगे के जो होंगे हम ऑर्डर के हिसाब से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, कहने का मतलब जिसकी जितनी पावर होगी उसको हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर पावर 10 है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन, या फिर हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 10। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो हमारे पास आ गई कि इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल अगर हम लोग देखें, वेरिएबल की डेफिनेशन को देखें तो वेरिएबल की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, वेरिएबल की अगर हम डेफिनेशन देखें, एक ऐसा सिंबल जो अपने में डिफरेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है। ठीक है, अ सिंबल विच कंटेन डिफरेंट वैल्यूज़, which contain different, ठीक है, different values, which contain different values is called variable, is called क्या कहलाएगा, फिर ये variable कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे कि
x प्लस ए इजुकस टू 0। तो इसमें हम देखेंगे a जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा वेरिएबल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल। x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे इस इक्वेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ हमको मिलती रहेंगी या a की डिफरेंट वैल्यूज़ हमको मिलती रहेंगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं और हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। अभी तो हमने ये जितनी भी इक्वेशंस लिखी हैं, आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी इक्वेशंस हमने लिखी हैं सब सिंगल वेरिएबल पे हैं, ठीक है। वेरिएबल x पे दी गई हैं, ठीक है। ये सब किस पे दी गई हैं, ये सब दी गई हैं वेरिएबल x पे दी गई। अब हम लोग बात करेंगे टू वेरिएबल की इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। टू वेरिएबल्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं, अब अगर हम लोग ले लेते हैं लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इजुकस टू 0, ठीक है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजुकस टू 0 आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तब ये क्या कहलाएंगी, टू वेरिएबल में कहलाएंगी, ठीक है। कैसे कहलाएंगी, अगर हम इसी इक्वेशंस को देखें, ठीक है, हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें टू वेरिएबल्स दिए गए, ठीक है। कैसे टू वेरिएबल्स दिए गए हमारे पास, अगर हम लोग देखें a1x प्लस b1y प्लस c1 इजुकस टू 0 ये दिया गया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x एक वेरिएबल है, ठीक है। x हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है और यहाँ पर अगर हम y को देखेंगे तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेकंड वेरिएबल है, ठीक है। और जो ये c है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और इसके बाद जो a1 है, a1 क्या कहलाता है, a1 कहलाता है कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। और जो ये b1 है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये दो इक्वेशंस हमारी क्या कहलाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। वेरिएबल हम लोग ने देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा है, कांस्टेंट की भी छोटी सी एक डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, अ सिंबल, ठीक है, अ सिंबल which contain fixed value, which contain fixed value is called constant, is called constant, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई रियल नंबर भी हो सकता है जैसे कि -1, 2, 3, ठीक है। और अल्फ़ाबेट भी इसमें हो सकते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा समथिंग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से जो है ऑब्जर्व करेंगे, एक ग्राफिकल मेथड से और एक अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। अब इसका हम मेथड ऑफ सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ सोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो एक मेथड इसका हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल मेथड होता है। एक होगा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और दूसरा इसका क्या होगा, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। क्या होगा, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है। हम इसका रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफ बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अलजेब्राइक इक्वेशन दी जाएगी तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दी जाएगी, इसको हम कुछ मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ हम लोग को पढ़ना है। पहला मेथड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला मेथड हो जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन का, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा मेथड एलिमिनेशन है। तीसरा हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि सीबीएसई से डिलीटेड है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो कि सीबीएसई से हमारा क्या है, डिलीटेड है। तो यहाँ पर हम लोग दो मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं स्पेस में, ठीक है, प्लेन में, तो उनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। उनमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ प्लेन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ गई, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, ठीक है, कैसे प्लेन में रहेंगे, रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू पेयर ऑफ, या हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी हम लोग कह सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। टू हटा देते हैं यहाँ से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खाली कह लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल की पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर स्पेस में है, ठीक है, मान लीजिए स्पेस में है, तो पहली कंडीशन ये क्या देंगे, ये एक स्पेस मान लेते हैं ये है, तो एक लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके की होगी जिसे हम कह रहे हैं कि L1 है, और दूसरी ही लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, L2 कह रहे हैं। तो पहला रिलेशन तो इसका आ गया क्या, कि दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, दोनों लाइनें क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन में तो हमको मिला कि दोनों लाइनें क्या हो सकती हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगी, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि हम लोग दो लाइनें किस तरीके से जो है आपस में मिलेंगी। तो एक लाइन हम लोग जो है ये ले लेते हैं, ठीक है, L1, और दूसरी लाइन इसको L2 ले लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट A पर, ठीक है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट A पे। तो हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये लाइनें कैसी हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। कैसी लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, और दो लाइनों के बीच में क्या हो सकता है, ठीक है। और दो लाइनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं ये L1 लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन अगर कोइंसाइड कर जाए, मतलब इसी के ऊपर आ जाए, सेकंड लाइन भी क्या हो जाए, ठीक है, इसी के ऊपर आ जाए, तो हम इन दोनों लाइनों को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। एक लाइन हमारे पास L1 थी और इसी पे क्या आ गई, दूसरी लाइन आ गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इसे कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स। हम क्या कहेंगे इसे, कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप कर जाए, तब हम इसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो 3D हम लाइन की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी जो है एक दो केसेस आएंगे, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, परपेंडिकुलर का केस आएगा, ठीक है, और स्क्यू लाइन्स का आएगा, वो भी हम लिख देते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये केस आएगा, ठीक है। क्या आएगा केस, ठीक है, यहाँ पर दो लाइनें होंगी स्पेस में, ठीक है, और दो लाइनें कैसी होंगी, ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक कंडीशन ये भी वहाँ पर आएगी कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ पर तो हमें बस खाली 3 ही केस पढ़ने हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस आ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पांचवा एक केस आएगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है हमारे पास, कि दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है, और ना ही वो जो है आगे जाके कहीं पर मिलेंगी। तो इन दोनों लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों लाइनों को हम लोग कहते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्यू, ठीक है, स्क्यू लाइंस। हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे स्क्यू लाइंस। ये कैसी लाइन है, ये स्क्यू लाइंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सलूशन। अब
हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे, ठीक है, या बल्कि अभी हम लोग जो है इनमें जो रिलेशन हम लोग ने देखा है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं और ये इंटरसेक्टिंग है, तो इसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि ये पैरेलल लाइन से इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट लाइन से। तो एक टेबल के थ्रू हम जो क्या करेंगे इसको देखेंगे, ठीक है। तो एक टेबल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं इसकी, ये कैसे पता लगाएंगे कि ये दो लाइनें कैसी हैं। अगर मान लीजिए दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने ले रखी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन हमारे पास दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए दो लाइंस दी गई हैं, ठीक है। तो अब हम एक टेबल के थ्रू जो है इसको समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास 3 कंडीशंस होंगे, ठीक है। उन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है, 3 कंडीशन दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या, कंडीशंस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे कंडीशंस ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें बताएगा नंबर ऑफ़ सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस यहाँ से हमको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, ठीक है, यहाँ से हमको पता चलेगा उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, उनका नेचर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे पता चलेगा कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। अब पहली कंडीशन देख लेते हैं, अगर x और y के कोफिशिएंट का रेशियो डज नॉट इक्वल आता है, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हमको यहाँ से क्या पता चलता है कि दोनों लाइनों में कितना सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर हम वन सोल्यूशन भी कह सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमको कितने मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा कि ये लाइनें कैसी होंगी, ये लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और कैसी होंगी, ये कंसिस्टेंट लाइनें होंगी, ठीक है। ये कैसी होंगी, ये कैसी लाइनें होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमको पता चलेगी, ठीक है, कि जब x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो लेकिन कांस्टेंट का रेशियो इक्वल ना हो, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, नो सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये लाइनें कैसी होंगी, ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। नो सोल्यूशन, लाइनें कैसी हो जाएंगी हमारे पास, लाइनें ये पैरेलल हो जाएंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी, कैसी होंगी, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास हो जाएगी कि तीनों आपस में इक्वल हो जाए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास c1/c2। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या देगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा। क्या देगी लाइन, दोनों लाइनें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, क्योंकि दोनों क्या करेंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देंगे, ठीक है। और तो कैसी लाइनें होंगी, ये कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट। इनका रिलेशन कैसा होगा, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगे, ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। और ये कैसी होंगी, ये हो जाएंगी कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कैसी लाइन होंगी, ये लाइनें होंगी कंसिस्टेंट होंगे। तो इस टेबल से हम इन दो लाइनों के बीच की चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। एक क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं, जो भी हम लोग पढ़ कर के आए हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ कर के आए हैं पीछे से, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, ये चैप्टर 3 हम पढ़ कर के आए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा अभी हम लोगों ने, इक्वेशंस क्या होती हैं, तो हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल टू 0 रख दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन के कई टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन देयर एक्सपोनेंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी हमारे पास, ठीक है।
और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी क्यूबिक आ जाएगी। ठीक है, अगर देखें तो लीनियर आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्यूबिक आ जाएगी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी पेंटिक इक्वेशन, हेक्सिक आ जाएगी। इसी तरह से पावर बढ़ती जाएगी, इक्वेशन के नेम्स आगे आते जाएंगे। तो हम लोग बाई क्वाड्रेटिक के बाद क्या पढ़ने लगते हैं कि ऑर्डर 5, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 और ऑर्डर 10। फिर उसके बाद वेरिएबल की डेफिनेशन हम लोग ने देखी कि एक ऐसा सिंबल जो अपने में डिफरेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है, तो वो क्या बना देगा, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, एक्स क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमें ए की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें, हम लोग ने क्या पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा। ठीक है, टू वेरिएबल्स में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस में x और y क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, और यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाती है इन टू वेरिएबल्स में। अब अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स होते हैं, x वेरिएबल कहलाएगा, y वेरिएबल कहलाएगा, c1 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, x के आगे जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है a1 ये कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ x, y के आगे जो लिखी है ये कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ y। अब हमने कांस्टेंट की डेफिनेशन देख ली, एक ऐसा सिंबल जो कंटेन करता है फिक्स वैल्यू को, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, और न्यूमेरिक वैल्यू भी कोई हो सकती है। मेथड ऑफ सोल्यूशन में अगर हम देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका, और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक में रिप्रेजेंटेशन में हम मेथड ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे जो है 3 मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से और क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशन देखा था कि दो लाइनें अगर स्पेस में है तो दो लाइनें वो अपने एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, कॉन्स्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हो सकती हैं, स्क्यू लाइन्स। ये हम लोग 3D कॉन्सेप्ट में आगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर तो हम लोग जो है 2D देख रहे हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है। इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, टेबल के थ्रू हम लोग ने देखा कि किस कंडीशन पे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होगी। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं किसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अब जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसका सलूशन देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होता है। अब जैसे कि यह हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यह हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें जो पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। अब हमसे इसमें क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम अलजेब्रिकली जो है इक्वेशंस बनाएंगे, कंडीशंस पढ़ करके, फिर इसका हम क्या करेंगे, सलूशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने का सबसे अच्छी जो ट्रिक होती है, जो ट्रिक है यहाँ पर उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन, कैसे हम लोग जो है इक्वेशंस बनाएं, बात समझ में आ गई। यहाँ पर हम लोग ट्रिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ट्रिक की, कि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम इक्वेशंस बनाएं। क्योंकि ये पढ़ने के बाद, पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहता है और हम भूल जाते हैं कि हमें किस तरीके से वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाएगी, ठीक है, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा रही है उसको हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई। जो पूछा जा रहा है सबसे पहले हम उसी को क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। ठीक है, जब हम उसको सपोज कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन आसानी से फॉर्म हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं कहाँ, क्लास 10th में। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा कि दोनों का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये आ गई इक्वेशन 1। बात समझ में आ गई, पहली इक्वेशन फ्रेम हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई है।
ठीक है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, x हैं। अगर बॉयज़ में 4 और ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन बन करके आई हैं, ये क्या है, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं या अलजेब्राइक इक्वेशंस हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी। ठीक है, यह हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स डैश हो जाएगी। ठीक है, यह हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स डैश। यह हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई डैश। और ये हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अब देखिए, दोनों इक्वेशनों के सेट ऑफ सोल्यूशन निकालने के बाद हम इस पर प्लॉट करेंगे और दोनों लाइनों को हम जब प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे साइड में हम जो है इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन जो है x प्लस वाई इजुकस टू हमारे पास कितना दिया गया, हमारे पास दिया गया है 10 दिया गया। तो इसका सेट ऑफ सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, इसका सेट ऑफ सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम सेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका सेट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे आसान तरीका होता है, एक बार x की वैल्यू 0 रख दें, y मिल जाएगा। एक बार y की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। और y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। और अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। ठीक है, तो ये इसका सेट ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब दूसरी वाली लाइन जो है, ठीक है, ये वाली लाइन, इसका हम सेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा। यहीं पे हम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाली लाइन का हम लोग ने सेट ऑफ सोल्यूशन निकाला है। अब सेकंड वाली का निकाल लेते हैं और फिर इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारे पास y। ठीक है, अब देखिए, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। y इज़ टू x प्लस 4 था हमारे पास। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है, y की वैल्यू आपको मिल जाती है 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 4 मिल गई। और अगर आप क्या करेंगे, अगर आप x की वैल्यू को जो है, y की वैल्यू को अगर आप 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -4। ठीक है, तो ये दो सेट ऑफ सोल्यूशन आपको मिल गए। अब आप इनको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब आप इनको क्या करेंगे, इनको आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, मैक्सिमम आपकी वैल्यू x और y पे 10 गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो बहुत आसानी से ये प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पर तो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8, फिर ठीक है, इसके बाद फिर ये 9 हो जाएगा। आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ कहीं पर इसका 10 हो जाएगा। उसके बाद y पे भी ऐसा होगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर ये 9 और थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 मार्क कर देते हैं और यहाँ पे भी 10 मार्क है। ग्राफ पेपर पे जब आप देखेंगे तो बॉक्सेस बने होंगे वहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर बॉक्सेस बने होंगे तो आसानी से ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम आपको लाइन पे करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, पहला वाला पॉइंट अगर आप जब ये वाला पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, 0,10 मार्क करेंगे, ठीक है, या 10 प्लॉट करेंगे आप ग्राफ पे, तो आप देखें कैसे ये प्लॉट होगा। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा 0,10। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है 10,0। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट B। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को ले जा कर के ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं और फिर हम उसके बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ये कि इसको हम ले जा कर के ज्वाइन कर देंगे। तो एक लाइन तो हमारे पास ये फॉर्म हो गई। ठीक है, एक लाइन तो हमारे पास ये फॉर्म हो गई। ठीक है,
बात समझ में आ गई। एक लाइन हमारे पास ये फॉर्म हो गई। अब इसके बाद हम दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, दूसरी लाइन अगर हम लोग देखते हैं ड्रॉ करने पे कि हमारे पास क्या आ रहा है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये c, कितना आ जाएगा 0, हम लोग इसको 4 ले लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू -4, तो -4 हम लोग यहाँ पे लेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये रहा हमारे पास -4। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा क्या हो जाएगा -4, तो x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब यही पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम एक लाइन ले के दिखाएं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये हम ले जा कर के आगे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ने देखा कि ये कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, सलूशन हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाएगा। अब ये कितना है ये तो आप ग्राफ पेपर पे ही देख पाएंगे, ग्राफ से ही नाप लेंगे। ठीक है, मेजर कर लेंगे x पे कितना जा रहा है। ठीक है, आई थिंक x पे 3 जा रहा है और y पे हमारा जो है आई थिंक 7 जाएगा। ठीक है, x पे हमारा 3 जा रहा है और y पे हमारा कितना जाएगा, 7 जाएगा। अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, जो मेथड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला, तो यहाँ पर हम सॉल्व भी कर लेते हैं। मेथड हम आगे सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं x और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हम लोग देखेंगे x + 4 = हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 4 = हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x = कितना हो जाएगा, 10 - 4 हो जाएगा। 2x = कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6/2 कैंसिल होने पे कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। देखिए x तो हमारा मैच कर गया। अब इस x की वैल्यू को अगर हम जो है इक्वेशन 2 में रख देंगे, ठीक है, y में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये बल्कि 4 है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 दिया गया है। ठीक है, x + 4 दिया गया है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 + 4 = 7। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है, और ग्राफ से अगर हम बनाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, इसका सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था जो कि हमें किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें दिया गया था। ठीक है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व किया है हम लोगों ने। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको आगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नीचे कर देते हैं, आप देख लीजिए इसका पूरा सोल्यूशन। ठीक है, ट्रिक हमने बताई दी है आपको, ट्रिक हमने आपको बता दी कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये चीज़, बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, और हम लोग इसका आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे है। ठीक है, बात समझ में आ गई।